मैंने एक पर्सनल लोन लिया 1.5 लाख रुपए का। मेरी सैलरी शायद सिर्फ 15,000 की थी। पर्सनल लोन लिया कि मैं F&O में ट्रेड करूँगा। 3 साल का लोन, 3 महीने में आपने नुकसान कर दिया, सैलरी इज़ नॉट इनफ। तो मैं अपना बैग उठाकर आ गया बॉम्बे। मैं आया हूँ बॉम्बे तो कुछ करके ही जाऊँगा। आप 30 साल के हो गए, शादी हो चुकी है और आपके पास एक पैसा नहीं है। नवंबर की बात है, नवंबर 2003 मैंने गिव अप कर दिया। वो सब कुछ मैंने नुकसान एक दिन में कर दिया, लेकिन मेरे लिए एक गेम चेंजर हुआ 2010 में। अब ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने एक बहुत मेजर मिस्टेक कर ली थी ऑलरेडी। एक ट्रेडर के लिए डिफरेंट बिजनेसेस, उसके अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम है। तो अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है तो आपको ज़्यादा ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बैक टेस्ट में ये स्ट्रैटेजी 50% रिटर्न दे रही है, बट बॉस जब वो लॉस वाले फेज में होती है ना, तब आप क्या करते हो? तब आपका वो कन्विक्शन क्या है सिस्टम पर, तब मैटर करता है। ऐसा मेरा मानना है कि ट्रेडर बनने के लिए तो एक ट्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रेडर रहने के लिए इमोशनल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। लोन ज़िंदगी में कभी भी मत लेना। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। अभी आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो गेस्ट है जो आज हमारे पास आए हैं, इनको मैं अभी तक सिर्फ सेकेंड टाइम मिला हूँ। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि जितना आप नहीं जानते उतना मैं नहीं जानता। तो हम आज इनके बारे में जानेंगे। और इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिला था एक जयपुर में, हम लोग गए थे होटल में, तब ये अपने एक फ्रेंड की या रिलेटिव की शादी में गए थे और वहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। तो मैंने जब इनको कॉल किया और मैंने बोला कि देखो हम ऐसे ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ बनाते हैं और हम लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो सर क्या आप आना चाहोगे? तो इन्होंने हाँ बोला और आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस मिस्टर पीयूष चौधरी जी। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट प्लेजर इज़ ऑल माइन। और मैंने आपके जितने भी यूट्यूब पॉडकास्ट पहले के देखे हैं, सब वीडियोस देखे हैं, आपका बिल्कुल कैंडिड टॉक स्टाइल है, बिल्कुल आप बिंदास आराम से बात करते हो और रियलिटी पर बात करते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसमें कोई शो ऑफ नहीं है, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही बात करते हैं। तो सच्चाई के बारे में बात करी जाती है। तो यही बात है पीयूष जी, मुझे भी ये लगता है कि आप शो ऑफ अगर करोगे तो कितने साल तक करोगे? सही बात है। अगर आप ईमानदारी से जेन्युइन काम करोगे तो आप लंबा चलोगे। ट्रू। तो मैं वो थॉट प्रोसेस का आदमी हूँ कि मुझे बहुत लंबा जाना है। तो पीयूष जी, मेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं, बट आज हमारा ये वीडियो आपके बारे में है। राइट। आपकी जर्नी के बारे में है। राइट। तो आप मुझे बताइए कि आपने स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग का करियर है वो कब से शुरू किया? ये ना बहुत साल हो गए अब इस बात को। हाँ। मैं बेसिकली आई बिलोंग टू फरीदाबाद। Okay. मेरे सारे एजुकेशन वहाँ पर हुआ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। मेरा सारा स्कूलिंग वहाँ पर हुआ। दिल्ली से फिर मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी 2001 में। ओके। MBA फाइनेंस। उसके बाद और हमारा MBA फाइनेंस में एक चैप्टर होता था, एक इनफैक्ट गेस्ट लेक्चर हुआ था टेक्निकल एनालिसिस पर। 2001 में टेक्निकल एनालिसिस एक बिल्कुल नई चीज़ होती थी। किसी को भी समझ में नहीं आता था। हमारे पास कंप्यूटर्स भी मुश्किल से ही थे, कुछ लैब में 2-3 कंप्यूटर्स थे, घरों में तो शायद किसी के पास कंप्यूटर्स भी नहीं थे। तो 2001 में जब उन्होंने सिखाया हमें, तो मुझे ना शायद पूरे MBA में अगर कोई चीज़ स्ट्राइक करी ना कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, तो मुझे वो चीज़ ना एक ऐसे टच कर गई कि ये चीज़ पे कुछ तो है टेक्निकल एनालिसिस में। और उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड, जो मार्टिन प्रिंग की पुरानी वाली बुक थी, उसको पूरा थरोली एक्सप्लेन किया गया था। उसमें मार्टिन प्रिंग के मोमेंटम कॉन्सेप्ट्स भी थे, उसके अलावा भी 2-4 चीज़ें सिखाई गई थी हमें। तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर गई। फिर मैं उसके बाद दिल्ली में नई सड़क पर गया। ओके। ओल्ड दिल्ली में वहाँ पर बुक हब है, वो वहाँ पर सिर्फ बुक स्टोर्स है। ओके। ओल्ड दिल्ली का सिर्फ बुक स्टोर्स हुआ करते थे वहाँ पर। तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस की बुक लेनी थी। मैं गया और मुझे सिर्फ एक ही बुक मिली, मार्टिन प्रिंग की टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड, जो कि मुझे शायद ये 400 या 500 रुपये की बुक मिली थी तब। वो भी वो टाइम पे, उस टाइम पर। फिर मैंने उस बुक को स्टडी करना स्टार्ट किया। अब मुझे लगा कि यार ये मैं थ्योरी, इस चीज़ को थ्योरी में तो स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन इसको तो चार्ट्स में स्टडी करने वाली चीज़ है, तो मुझे तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा इसको। हाँ। तो उस समय मैं जॉब कर रहा था। MBA कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी म्यूचुअल फंड सेल्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ। लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में ना मेरा कुछ महीने हमें पैसे तो मिलते रहते थे, ऑब्वियसली सैलरी मिल रही है, आपकी लाइफ की फर्स्ट सैलरी मिल रही है, लेकिन मुझे ना उसमें मज़ा नहीं आता था। 3-4 महीने के बाद मुझे बोरिंग सा लगने लगा। वही ग्रोथ फंड्स, वही डेट फंड्स, तो वही चीज़ को मैं क्या रिपीटेडली करता जा रहा हूँ, वही मंथली टारगेट्स।
तो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। और मैं बिल्कुल थ्रू आउट माई लाइफ, हाँ अब मैं स्पोर्ट्स में था। हाँ, मैंने देखे आप जिम में बहुत एक्टिव रहते हो वैसे। जिम में तो मैं अभी भी एक्टिव रहता हूँ, लेकिन वो उस टाइम पर पूरे थ्रू आउट स्कूल में क्रिकेट और फुटबॉल में एक्टिव था, तो हर रोज बस खेलना खेलना खेलना। हाँ तो मेरे लिए बहुत बोरिंग जॉब हो गई थी कि मैं सेल्स कर रहा हूँ डोर टू डोर। उस समय हम कोल्ड कॉलिंग करके क्लाइंट्स को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करवाया करते थे। तो ये सब काम किया, 1 साल तक किया, लेकिन मुझसे परसिस्ट नहीं हुआ। मुझे मतलब मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं करता रहूँ। फिर मैंने और भी बहुत चीज़ें ट्राई करी, लेकिन दिल्ली में स्टॉक मार्केट का फिर मैंने जब जॉब्स ट्राई करी तो स्टॉक मार्केट की जॉब्स ही नहीं थी। 2002 में 2003 में वहाँ पर उस समय एक लीन फेज चल रहा था, करेक्टिव फेज चल रहा था मार्केट में भी। 2001 में तो 9/11 क्रैश हो गया था, यूटीआई स्कैम हो गया था इंडिया में भी। तो भी उसके बाद सारा मार्केट ठंडा हो चुका था। कहीं ब्रोकर के पास हम जाते थे तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक ब्रोकर ने मुझे बोला, क्या करेगा यहाँ पर आकर, हमारे पास काम ही नहीं है, तो लीवर ही तो चला रहा है बस मार्केट को। तो उस समय बस लीवर ही चला रहा था एक्चुअली मार्केट को। नाउ आई कैन थिंक बैक एंड लुक एट द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 2003 में मैंने डिसाइड किया कि ना मुझे अब ट्रेडर ही बनना है। ओके। मैंने शेयर खान का अकाउंट में वो सब देखा था, टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं। शेयर खान ने 2002 में वो लॉन्च किया था अपना एक ऑनलाइन टर्मिनल। फर्स्ट ऑनलाइन टर्मिनल शेयर खान ने लॉन्च किया था, फिर इंडिया बुल्स ने लॉन्च किया था। ओके। तो मेरे फर्स्ट शायद 1000 अकाउंट्स में मेरा भी एक अकाउंट होगा। तो पैसे नहीं थे लेकिन अकाउंट था। हाँ, यही देखने के लिए कि मार्केट फंक्शन कैसे करता है। करेक्ट। और वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। अब वो क्यों अट्रैक्ट कर रही थी, नंबर्स का था फैक्टर। मैं मैथ्स में भी अच्छा ही होता था। मैथ्स और स्पोर्ट्स दे वर माय मेजर स्ट्रेंथ। और मुझे लगा कि ना अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ज़रूरत है, बिकॉज यू ऑल्सो लूज अ लॉट इन मार्केट, तो और साथ में मैथ्स की ज़रूरत है, तो वो स्टॉक मार्केट है। तो मैंने 2003 में डिसाइड कर लिया था कि मुझे ट्रेडर ही बनना है। और दिल्ली में कोई जॉब थी नहीं, तो मैं अपना बैग उठाकर आ गया बॉम्बे। मेरी मासी रहती थी यहाँ पर बॉम्बे में, पवई में। मतलब आप बेस दिल्ली के थे। Yes. और आप सीधा मुंबई आ गए ऐसे ही? क्योंकि मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा, मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड से भी डिस्कस किया कि क्या करूं मैं, कि मुझे स्टॉक मार्केट में जॉब करनी है, तो मैं क्या करूं। तो मुझे प्रोफेसर ने भी बोला कि बहुत माने हुए प्रोफेसर हैं वो, संजय सहगल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने बोला यू गो टू बॉम्बे, अगर तेरा इतना पैशन है ना तो तू बॉम्बे जा। फिर मैंने बैग पैक किया अपना, और मैंने सिर्फ 2 हफ्ते के शायद कपड़े पैक किए होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा सूटकेस लेकर आ गया मैं। 2 हफ्ते के कुछ कपड़े पैक किए कि ट्राई करता हूँ जाकर कि होता क्या है। सो आई स्टेड विद माई मासी फॉर अबाउट 2 वीक्स। उनके घर रहा पवई में। फिर उसके बाद मेरा एक MBA वाला फ्रेंड यहाँ पर भी रहता था मुंबई में, उसके साथ PG में शिफ्ट कर गया मलाड और लेम। तो वहाँ पर रहा मैं कुछ महीने, साथ में जॉब्स ढूंढते रहते थे। ये कौन से साल की बात है? 2003। ओके। तो हर रोज़ सुबह उठकर एक रिचुअल होता था कि सुबह उठकर, उस समय कोई ना तो ऑनलाइन प्लेसमेंट एजेंसीज थी, ना इंटरनेट, हार्डली कुछ था। पेपर में आते थे सब कुछ। मेरा एक पेपर पर एक पूरा वो सब कुछ, मेरा CV प्रिंट आउट्स निकले हुए थे सारे। मैं एक बंच बना के और सुबह न्यूज़पेपर खरीदता था अपने बिल्डिंग में नीचे से, और सुबह चला जाता था नारीबन पॉइंट। ओके। फिर ऑफिस टू ऑफिस जाना, CV ड्रॉप करना। ब्रोकर्स के ऑफिस का डेटाबेस निकाला हुआ था, हर ब्रोकर के ऑफिस में जाओ, CV ड्रॉप करो, प्लेसमेंट कंसल्टेंट को कॉल करो, कहाँ पर जॉब अवेलेबल है, यही करते रहो। मुझे एक बैंक में जॉब मिली कि म्यूचुअल फंड सेल्स कर लो, जब ठीक है, बिकॉज मेरा म्यूचुअल फंड्स का तो बैकग्राउंड था। हाँ, मतलब एक थप्पा लग गया था, तो एक्सपीरियंस था, तो मुझे नहीं करनी थी। मैंने कसम खा ली थी कि अब ना मैं अगर यहाँ पर फिसल गया तो फिर मैं फिसल जाऊँगा। अब मैं बहुत ठान कर आया हूँ तो मैं करूँगा स्टॉक मार्केट में ही। लेकिन फिर मेरे पास पैसे ख़त्म होते जा रहे थे। हाँ, क्योंकि अब 2-3 महीने हो गए थे, जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मैंने नवंबर की बात है, नवंबर 2003 मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा यार, नहीं, अक्टूबर या नवंबर की बात थी कि ना मेरे पास ना पैसे ही नहीं बचेंगे अगले महीने सर्वाइव करने के लिए। अब घर वालों से तो मंगवाएंगे नहीं, अभी इतने बड़े हो गए हैं कि अब घर वालों से पैसे नहीं लेने। और एज क्या थी वो टाइम पे आपकी? 25। ओह, मतलब आप बहुत जल्दी मुंबई आ गए थे अकेले? तो मैंने फिर, लेकिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे तो मैंने बैंक में जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन मेरे माइंड, मैंने बॉस अपने एक फ्रेंड को बता दिया था कि मैं ना
तू मेरा रेफरेंस दे रहा है, लेकिन ये समझ ले मुझे जिस दिन मार्केट की जॉब मिल गई ना मैं चला जाऊँगा, ठीक है, तो तेरा भी नाम खराब होगा इस चक्कर में। ये सर कि कोई बात नहीं, मैं रिस्क ले रहा हूँ, तू कर ले। सो 1-1.5 महीना वहाँ पर जॉब करी, फिर मुझे KR चोकसी से कॉल आया। KR चोकसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस, 11th फ्लोर। बहुत रेप्यूटेड और पुराने ब्रोकर है। बहुत रेप्यूटेड और बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकर। तो मैं गया इंटरव्यू के लिए, पूरा सब कुछ उन्होंने कहते सब कुछ ठीक है। मेरा कोई डीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने कहा था कि डीलिंग सीखनी पड़ेगी, कीबोर्ड पर पंच कैसे करना है ऑर्डर्स। मैंने कहा ठीक है सीख लूँगा। फिर उन्होंने लास्ट में एक चीज़ बोली कि आपको गुजराती नहीं आती, और हमारे पास सारे वहाँ पर हमारे प्रमोटर्स तो चलो हैं ही गुजराती, लेकिन स्टाफ भी गुजराती है, क्लाइंट्स भी गुजराती है, तो सब गुजराती में बात करेंगे, आपको समझ में तो कुछ आएगा नहीं। हाँ, फोन करेंगे क्या ले ले, ओलू ले ले। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ना कीवर्ड सीख लूँगा। मैं गुजराती बोलना नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं गुजराती बोलना सीख जाऊँगा, लेकिन मैं कीवर्ड ज़रूर सीख लूँगा। तो मैंने कीवर्ड्स का एक पूरा नोट्स बनाया कि मैं ये सीख लूँगा, ये सब कुछ, ये सब अगर कोई कुछ ऐसे नोट्स मेरे इंग्लिश में थे। हाँ, क्योंकि मुझे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो वर्ड्स मुझे समझ में आ जाने चाहिए। हाँ, वो ऐसे रखता था मैं सामने कि कोई क्या बोल रहा है, उसमें से कीवर्ड, तो उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करके और कीबोर्ड पर पंच करना। मैं यूज़ करता था नीट, मेरे साथ वाला फ्रेंड था वो यूज़ करता था बोल्ट, BSc का टर्मिनल। मुझे असाइन किया था नीट का टर्मिनल। तो ये नीट तो बहुत पुराना टर्मिनल था और बहुत सारे चेंजेस भी हुए उसके बाद। हाँ, तो नीट का टर्मिनल इनफैक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट था। इनिशियली तो मैं कई बार मिस्टेक्स कर देता था, बाई की जगह सेल कर दिया, सेल की जगह बाई कर दिया, वो जल्दी में मैनेज भी नहीं हो पाता था। क्योंकि मुझे पता है क्लाइंट ऐसे फोन करते हैं, जल्दी ले लो जल्दी ले लो। हाँ। जल्दी ले लो। हाँ तो जल्दी में पैनिक में बाई का सेल हो जाता था, सेल का बाई हो जाता था। बहुत हुआ है ऐसा। तो ब्रोकर के पास ना हमेशा एक अकाउंट होता है जिसमें ये मिस्टेक वाले जो ट्रेड्स होते हैं उसके लॉसेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसको कहते हैं वांधा अकाउंट। तो हर ब्रोकर के पास एक वांधा अकाउंट होता था, हमारा होता था V0123। तो वो कहते थे चलो V फॉर विक्ट्री, V फॉर वांधा। हमारे ऑफिस में एक जोक माना जाता था। 2-3 महीने तक काफ़ी मिस्टेक्स हुए थे। हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैं सीख गया। लेकिन मेरा मेन जो जॉब वहाँ पर था वो था कि जो चोकसी फैमिली थी उनका भी जो फैमिली के जो अकाउंट्स होते थे तो उनमें कुछ बाइंग सेलिंग जो चल रही है, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही थे, जो भी उनके ट्रेड्स होते थे। हाँ, जो भी उनके ट्रेड्स होते थे वो मेरे पास होते थे, तो वो मुझे पंच करने होते थे। एग्जीक्यूशन वाला काम वही होता था मेरा। तो हर रोज़ किशन भाई के साथ बात करनी, व्हाट इज़ हिज थॉट प्रोसेस, वो कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं, कौन से एग्जिट कर रहे हैं। उनका काम 6 महीने साल का होराइजन नहीं होता था, उनका मल्टी ईयर होराइजन होता था। ओके। आई स्टिल रिमेंबर कि 2004 में वो सारा हिंदुस्तान लीवर सेल करके दूसरे स्टॉक्स बाय कर रहे थे, PSUs में मेजरली इन्वेस्ट कर रहे थे। द स्टॉक्स विच वेंट 10x इन द नेक्स्ट रैली, जो 2004 से 2007 की रैली में 8-10x हो गए थे, वो 2004 में मेरे सामने ही मैं ही बाय कर रहा था फैमिली अकाउंट्स में। हाँ। और चोकसी फैमिली कभी भी ऐसे नहीं किया उन्होंने कि वो आके कभी उन्होंने बोस्ट किया कि हमने ये बाय किया था, वो बाय किया। वो तो सोशल मीडिया पे तो है ही नहीं वो लोग, बिल्कुल डाउन टू अर्थ एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, नथिंग एल्स। सो 2004 में, फिर 2006 के बाद मैं वहाँ पर मैंने जॉब चेंज करी, मोतीलाल ओसवाल में गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रेडिंग में भी ज़्यादा मेरा बेंट ऑफ माइंड था। फिर मैंने मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया 2005 में, बैंड्रा ब्रांच। फिर वहाँ से जो है क्लाइंट बिजनेस, F&O और ये सारा कुछ स्टार्ट हो गया। अब ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने एक बहुत मेजर मिस्टेक कर ली थी ऑलरेडी। ट्रेडिंग का तो स्टार्ट हो गया था अंदर कि कुछ ना कुछ करना है, ट्रेडर बनना है। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ भी निकलती जा रही है। 20s में आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ करना है। तो मैंने एक पर्सनल लोन लिया 2004 में। ओके। जब मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई थी, इनिशियल पार्ट से सेकंड फेज़ में आ गया था मैं, तो मैंने एक पर्सनल लोन लिया 1.5 लाख रुपए का। मेरी सैलरी शायद सिर्फ 15,000 की थी। पर्सनल लोन लिया कि मैं F&O में ट्रेड करूँगा, फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। उस समय ब्रोकर्स बहुत लेवरेज दिया करते थे। हाँ, 10-20 टाइम भी देते थे आराम से। आपका सिर्फ M2M कवर होना चाहिए, वो एक्सपोजर मार्जिन, स्पैन मार्जिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो आराम से हम ट्रेड करते थे। इंट्राडे में तो कोई लिमिट का कोई हिसाब ही नहीं था।
तो ट्रेड किया और बहुत ट्रेड किया और 3 महीने में नुकसान कर दिया। ऑल 1.5 lakhs वॉज गॉन। अब 3 साल का लोन 3 महीने में आपने नुकसान कर दिया, सैलरी इज़ नॉट इनफ। तो ये धीरे धीरे फिर माइंड में 2-3 महीने तो EMIs तो पे ही नहीं कर पाया मैं। फिर मुझे लगाया कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर जॉब चेंज हुई, जॉब नहीं मिली मुझे, सैलरी बढ़ गई, तो आई वॉज एबल टू अफोर्ड द EMIs। अब मैं इस टाइम तक भी मैं कुछ ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि गलत तरीका जो है ना ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। आजकल हम जो बात करते हैं ना कि ट्रेडिंग के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, कोई आई थिंक बैंगलोर या हैदराबाद के किसी एक पर्सन ने सुसाइड कर ली थी फॉर 10 लाख रुपीस। यस, फॉर 10 lakhs, राइट। सो जब मैं ऐसा पढ़ता हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है आई फुल्ली अग्री कि किसी ने अपनी जान 10 लाख के लिए 10 लाख रुपए के, और लोन नहीं लेना चाहिए। और मैंने तो ये चीज़ देखी, सामने सफ़र भी करी। तो लोन नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेवरेज ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। आजकल हम कितना कैजुअली बात कर लेते हैं, लेकिन उस समय तो आई मेड ऑल दोज मिस्टेक्स। वो टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था, मैं समझना चाहता हूँ। जब आपने 1.5 लाख रुपए लॉस कर, देखो आप 2004 कौन से साल की 2004 एंड तक मेरा लॉस हो चुका था। हाँ, तो मतलब वो टाइम पे 1.5 लाख रुपए इज इक्वल टू 5 लाख रुपए अभी के हिसाब आराम से होगा है ना। अभी तक। तो वो टाइम पे आपके फेस मतलब आपने थॉट प्रोसेस में क्या आया था, क्या ख्याल आए थे आपको? एक्चुअली मुझे एक बार ना 2 टाइप के फेलियर होते हैं। एक फेलियर होता है कि आप ना कुछ ट्राई कर रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो और उसमें फेल हो गए। और एक फेलियर होता है जिसमें आपने ना पूरी जान लगा दी है और आपने अपना सब कुछ बेट कर दिया कि ये इसमें मुझे सक्सीड होना है, और फिर आप फेल हो जाओ। तो ये वाला वैसा वाला फेलियर नहीं था, ये बहुत लाइट टाइप का फेलियर था। चाहे अमाउंट थी ज़्यादा, लेकिन मुझे पता था कि यार मैं ना अभी भी ना इनिशियल स्टेज पर ही हूँ, तो मेरे पास मैं रिकवर कर जाऊँगा यहाँ से। मुझे ना कभी डर नहीं लगा। वो 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मेरी जेब में सिर्फ 10,000 रुपये थे। मुझे डर नहीं लगा कि ना मैं इसको नहीं पे कर पाऊँगा, या मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, या ऐसा वैसा नाम खराब हो। मुझे डर नहीं लगा। मुझे ऐसा था कि ना मैं ट्राई तो करूँगा ही करूँगा। अब गिर गए तो गिर गए, लेकिन मैं ट्राई तो करूँगा। अब मैं आया हूँ बॉम्बे तो कुछ करके ही जाऊँगा। बट आपने ऐसा नहीं सोचा कि ये 1.5 लाख का लॉस रिकवर करने के लिए और एक लोन ले लूँ? नहीं, वो नहीं सोचा। मुझे समझ में आ गया था कि लोन से काम नहीं होगा, और पैसा नहीं है, मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ना मुझे समझ में नहीं आ रही है गेम। लेकिन आपको ना ये नहीं पता चलता कि कब आपको समझ में आने लग गई है। अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा लेवल ठीक है कि अब मेरे अंदर इनफ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑफिस में एक पर्सन आए थे। उन्होंने पहले अपने कैपिटल को वाइप आउट किया ऑप्शंस में। अच्छा। उसके बाद उसने वो कवर करने के लिए लोन लिया। उसके बाद उसका लोन भी वाइप आउट हो गया। उसके बाद उसने वो लोन को प्लस अपने कैपिटल को कवर करने के लिए और एक लोन लिया। यार लोग कैसे कर लेते हैं ऐसे? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। मैं ये जानबूझ के ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रैप में अगर आप फंसोगे ना, ट्रू, तो कभी नहीं निकल पाओगे। नहीं निकल पाओगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, कि मतलब कोई पर्सन मतलब इतने लेवल तक, मतलब उसके लोन्स की वैल्यू वो अभी क्रेडिट कार्ड से EMI भर रहा है। एक EMI ये क्रेडिट कार्ड से, दूसरा उससे। तो और उसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। तो मतलब बहुत मेजर प्रेशर। हाँ, तो मुझे ये बात अच्छा लग रहा है कि आप एटलीस्ट रुक गए। हाँ, मैं वहाँ पर रुक गया, लेकिन मैंने गलती करने से नहीं रुका। अच्छा। उसके बाद मैंने और बहुत गलतियाँ करी। अभी तो आई रियली वांट टू टेल यू कि मैं कहाँ मतलब मैं अभी बहुत सारे मिस्टेक्स करी मैंने। फिर 2005 में 6 में मेरी सैलरी बढ़ती गई। उस समय 50,000 75,000 1 लाख सैलरी हमारे बढ़ती गई। मार्केट बहुत अच्छा था, तो बिज़नेस बहुत आराम से हो जाता था। फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग का इतना, और उस समय ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा होते थे। 0.05%, 1% भी होता था। हाँ, तो ब्रोकरेज अर्निंग्स का हमें एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन सैलरीज में, बोनसेस में मिल जाता था। सो वी मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट मैंने कुछ सेव नहीं किया। और क्यों सेव नहीं किया? अब मैं जितना ही पैसा आता था मैं अपना ब्रोकिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उस समय मैं ना लॉन्ग ओनली ट्रेडर होता था। मेरा जैसे नया ट्रेडर क्या होता है, उसका दिमाग होता है कि लॉन्ग ओनली। शॉर्ट वाला ट्रेडर कभी बनता नहीं है स्टार्टिंग में। मेरा शॉर्ट वाला माइंडसेट ही नहीं था, मेरा हमेशा लॉन्ग वाला माइंडसेट होता था। और लॉन्ग जो भी है, मार्केट ने पैसा दिया
2003 2004-5 के बाद भी 2007 तक पैसा बनता गया, क्योंकि आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन अटक भी जाए तो वो डिप के बाद मिल जाता था, एग्जिट मिल जाता था, एग्जिट मिल जाता था आपको, एग्जिट भी मिल जाता था, हम रोल ओवर्स करते रहते थे, आराम से एग्जिट मिल जाता था। तो एक ना माइंडसेट बनता जा रहा था कॉम्प्लेसेंसी का। अब वो चीज़ आज मुझे रियलाइज़ होती है, उस समय नहीं रियलाइज़ होती थी। मेरा कोई कभी स्टॉप लॉस नहीं होता था, और कभी मतलब कि ऐसा नहीं होता था माइंड में कि मुझे शॉर्ट भी कर लेना चाहिए। मेरा सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम था, RSI MACD वाला, जो मैंने बुक्स में से रीड कर करके सीखा था, लेकिन वो लॉन्ग ओनली काम कर रहा था, मेरा तो पैसा बन रहा था। सो आपका ये दिमाग हो जाता है कि जो पैसा बन रहा है तो ठीक है, क्यों और पढ़ने का, क्यों और पढ़ना है। तो अब पढ़ने की चाह तो तब होती है ना जब आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा पढ़ने के बाद भी नुकसान हो रहा है। तो पढ़ने की चाह भी नहीं थी, आराम से पैसा बनता जा रहा था, जॉब में भी अच्छी सैलरी मिल रही थी, ट्रेडिंग में भी पैसा बनता जा रहा था। तो और जितनी सैलरी बचती थी मेरी, मैं उससे ट्रेड करता रहता था। तो बस यही चलता रहा 2007 तक 8 तक, यही चलता रहा। फिर 2008 तक मेरे पास एक डिसेंट सम बन गया था, कुछ 25 लाख के आसपास था, आराम से सम बन गया था। तो 2008 में जनवरी में क्रैश आया, और मेरे पास उस समय 2000 निफ्टी लॉन्ग्स थे। मतलब आप ऑलरेडी ओवर पोजीशन थे? ओवर पोजीशन था, और कुछ मेरे पास और बड़े सारे लॉन्ग्स थे, स्टॉक्स में अलग लॉन्ग्स थे, मतलब पूरा बुफे था, पूरा, अरे पूरा प्लेटर था। हाँ। तो मैं पूरा लॉन्ग्स पूरा भर के बैठा हुआ था प्लेट में, और क्रैश आ गया, और मेरा एक दिन में पिछले 5 साल का सब पैसा वाइप ऑफ हो गया, एक दिन में। तो मेरा EMI सब पे हो चुके थे तब तक, हाँ, लेकिन उसके बाद भी अब मेरे पास एक अच्छा बंच बन चुका था पैसे का, वो सब कुछ मैंने नुकसान एक दिन में कर दिया। ऑब्वियसली नाउ व्हेन आई लुक बैक, मुझे पता है कि मैंने हर चीज़ मिस्टेक करी, हर चीज़ में गलत था मैं, तो पैसा तो नुकसान तो होना ही था। वो 2008 में हुआ, उससे पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, लेकिन होना ही था, क्योंकि मेरे अंदर जो था वो कैपेबिलिटी इनफ नहीं थी, और मेरे रूल्स नहीं थे, प्रिंसिपल्स गलत थे, तरीका ही गलत था। आज मैं उसको बिल्कुल विदाउट फीलिंग शेम मैं ये बात चीज़ कह सकता हूँ। लेकिन उस समय मुझे, जब आपके पास सारा आपका पैसा नुकसान हो जाए, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है। आई वॉज 29 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इन 2008 आई टर्न 30 लेटर, सितंबर 2008। तो आपको लगोगे आप 30 साल के हो गए, शादी हो चुकी है, और आपके पास एक पैसा नहीं है। तो और घर पे पता था आप ट्रेडिंग कर रहे हो? नहीं। तो अब ये चीज़ तो आप शेयर भी नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने 2009-10 के बाद बताई थी घर में। मतलब 1-1.5 साल तो मुझे डाइजेस्ट करने में लगा कि मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ। और 2008 में फिर स्ट्रेस इतना हो गया था, काम मुझसे ठीक से होता नहीं था ऑफिस में, और ब्रोकरेजेस डिप हो गई हमारी, ब्रोकरेज कलेक्शंस, क्योंकि क्लाइंट्स ट्रेड भी बहुत कम करते थे, तो एट्रिशन हो गया। तो 2008 जुलाई में मेरा जॉब भी ख़त्म हो गया। दैट वाज माय लास्ट जॉब एट MF ग्लोबल। उसके बाद अपने आप कुछ करना है, लेकिन बस ये चीज़ था कि जो कुछ क्लाइंट्स थे हमारे ब्रोकिंग के, तो वो कुछ एडवाइस लेते रहते थे, तो उस एडवाइस से कुछ मैं काम करता रहता था। तो वो सब काम चलता रहता था, घर का खर्चा वर्चा चलता रहता था, लेकिन ना तो कोई डायरेक्शन थी, होप्स भी ख़त्म होती जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली करूं क्या। फिर आई थिंक समवेयर इन 2000, अब 1-2 साल तो ऐसे मैंने निकाले, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ ही तरीके से थोड़ा सा, और अपने आप को बेटर एनालिस्ट, बेटर ट्रेडर बनाने की कोशिश करी। लेकिन मेरे लिए एक गेम चेंजर हुआ 2010 में। 2010 में इट वाज अक्टूबर ओनली, मुझे एग्जैक्टली याद है। मैं बिल्कुल, मतलब आपके ना बिल्कुल, जब आप नीचे बिल्कुल एबिस में होते हो, बिल्कुल आपके और कोई होप ख़त्म हो चुकी होती है, तो आप भगवान की तरफ जाते हो। तो मैं अक्टूबर 2010 में शिरडी गया। ओके, दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। अकेला गया था, और यहाँ से मुंबई से बस पकड़कर सुबह दोपहर के आसपास तक पहुँच गया था। थैंकफुली वो वीकडे था, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी शिरडी में। मंदिर के अंदर तो वो ज़्यादा देर बैठने नहीं देते, एकदम दर्शन करो और फिर जाओ बाहर। तो लेकिन बाहर ना वो जो गणपति मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो शिवलिंग है वहाँ पर। तो मैं शिवलिंग के पास वहाँ पर कुछ 2-3 घंटे बैठा था, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मुझे आराम से, मैं सोचो मैं 2-3 घंटे आराम से बैठा हुआ था, और मुझे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं थी। और मेरा बस यही, मैं बस यही प्रे कर रहा था,
कि ना मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। मेरे इतना साल हो गए मार्केट में, मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है अभी तक भी कि मैं किस रास्ते पर चलूं और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचूं। मुझे ट्रेडर बनना था और मैं जॉब भी कर लिया, ट्रेडिंग भी कर लिया, नुकसान भी कर दिया, कमाया, सब कुछ कर दिया। अब मैं करूं कैसे करूं? यहाँ कुछ तो है जो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। कुछ क्या मतलब, मैं सब कुछ गलत कर रहा था लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बस मैं वही प्रे करता रहा और फिर मैं शाम को रात को घर आ गया बस पर। ऑब्वियसली आपको एकदम इमीडिएटली कुछ नहीं होता। मैंने भी नया नया वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट तब देखा था, 2008-9 में रिलीज़ हुआ था। तो जैसे कि आप कुछ मांगते हो तो आपके लिए उसके लिए कुछ रिसेप्टिव भी रहना चाहिए कि भगवान से आपने कुछ मांगा है तो आपको सिग्नल मिलेगा। तो एक उस बिलीफ में मैं बैठा रहा और सिग्नल मिला। फिर मैंने एक दिन बेड बॉक्स क्लियर करते हुए मुझे अपनी एलियट वेव्स की बुक मिली, जो मैंने 2006 में बाय करी थी, लेकिन पढ़ी नहीं थी क्योंकि वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती थी पढ़ने में। 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद मेरा एकदम माइंड लगता था कि यार ये सर दर्द हो रहा है मेरा। और पैसा बन रहा था तो ऐसे कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं थी अपने आप को। तो ये 2006 की बुक मैंने बाय की हुई थी और मैंने कभी पढ़ी नहीं थी और मुझे लगा ये सिग्नल है, ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल मिला है भगवान से, इसको मैं पढ़ूंगा। तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। फिर अब दिमाग तो उतना नहीं लगा पा रहा था। फिर मैंने उसके लिए एक स्पेशल अलार्म लगाया कि सुबह 5 बजे का अलार्म लगाऊंगा। सुबह उठकर 5 से 6 से 7 जैसे भी हो सके, जब तक मेरा माइंड पीक कैपेसिटी पे रहेगा, उसको पढ़ूंगा। तो ऐसे करते करते मैंने वो बुक एक बार कंप्लीट करी, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार बुक रीड करी। उस बुक को पूरा जहन में डाल लिया। कौन सी बुक थी ये? एलियट वेव, रॉबर्ट ट्रैक्टर की। ओके। हर एक रूल को, हर एक चीज़ के नोट्स बना कर, बुक में अंडरलाइन कर करके, पूरे उस चीज़ के ना मतलब कि मुझे अच्छी तरह से अंदर तक याद हो जाए। मेरे लिए क्यों ये ज़रूरी था? क्योंकि ये मेरे लिए सिग्नल था भगवान की तरफ से। जब वो डिवाइन सिग्नल आता है तो आप उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हो। तो मैंने उसी टाइप से ही किया कि मुझे ये करना ही करना है। उस टाइम पर एक और चीज़ हुई, मुझे किसी ने ना लिंक्डइन का रिक्वेस्ट भेजा। तो अब मैं रिसेप्टिव मोड में था। मैंने कहा यार जो भी आ रहा है ना आप करते जाओ, जो भी आ रहा है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलेगी। लिंक्डइन का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ। मुझे कभी लिंक्डइन से जॉब नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर ना एक एल्गो ट्रेडिंग ग्रुप था। मुझे उसका कुछ एक वो आया रिक्वेस्ट ऐड करने का, पता नहीं कुछ तो मिला था वहाँ पर। तो मैंने वो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का एक ग्रुप ज्वाइन किया। कौन से साल की बात है? 2010 एंड दिसंबर। वो टाइम पे ये अल्गोस मतलब स्टार्ट हो चुके थे एटलीस्ट इंटरनेशनली थे। तो वहाँ पर किसी ने डिस्कशन में बात करते करते निंजा ट्रेडर की बात हो रही थी। उस समय 3-4 ही सिस्टम थे इंडिया में अवेलेबल। अच्छा। ट्रेड स्टेशन वॉज वेरी कॉस्टली, निंजा ट्रेडर और एमी ब्रोकर। मतलब अब ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर की बात? चार्टिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेरा ध्यान टेक्निकल एनालिसिस की तरफ था, तो मुझे कोई चार्ट बेस्ड सिस्टम्स बनाने थे। और मैं ये मान के चल रहा था कि हर चीज़ जो है ना मेरे लिए एक सिग्नल आ रही है। तो मैंने एल्गो को पूरा फॉलो करना स्टार्ट किया, निंजा को डाउनलोड किया, उसके ऑटोमेटेड इंटरफेस पर काम किया, कैसे उसमें एल्गो बना सकते हैं। और उसके बाद मेरे बस जहन में 2 ही चीज़ थी, एलियट वेव्स एल्गो, कि ये मुझे सिग्नल मिला है तो मुझे यहीं पर ही काम करना है। और मैंने अपनी पूरी लाइफ इन 2 बेसिस पर ही बनाई है, इन्हीं 2 चीज़ों पर ही बनाई है। मतलब आप फिर मास्टर इन वन मोड में चले गए? मैं बस इन्हीं चीज़ों पर ही, कि मुझे सिग्नल मिला है, यही डायरेक्शन पे मुझे फॉलो करना है। अब आपको ये जब मैं अपने आप करता था एलियट वेव्स रीड, तो मैं ना कोई चैलेंज आता था, कोई ऑब्स्टेकल आता था तो मैं छोड़ देता था। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे ना ये स्पेशल डायरेक्शन यही मिला है तो मुझे ऑब्स्टेकल क्रॉस करना ही करना है। तो मैंने किया कि मैं उसको दिन रात बैठ कर प्रैक्टिस भी किया। एल्गो के लिए मैंने कोडिंग भी सीखी। 2013 में मैंने कोडिंग भी सीख ली कि मतलब मेरे ऑटोमेटेड इंटरफेस पर मैं उसे बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता था। मुझे लगा कि ना मैं एक हैंडीकैप्ड हो रहा हूँ। उनका एक नो कोडिंग इंटरफेस था कि जिसमें आप थोड़ा थोड़ा बटन क्लिक करके सिंपल कंडीशंस पर एल्गो बना सकते हो, लेकिन उस पर ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे। ट्रेंड फॉलोइंग एल्गो बन जाता था, लेकिन जैसे मुझे डाइवर्जेंसेस कोड करनी है या ऐसा कुछ करना है तो वो मैं कर नहीं पाता था।
तो मुझे लगा कि मैंने कोडिंग सीख लेता हूँ, मुझे करना ही है ठीक से तो मैं कर लेता हूँ। 2013 में मैंने कोडिंग सीख ली। ओके। NIIT का मैंने एक इवनिंग कोर्स ज्वाइन किया, सर्टिफिकेट कोर्स, वहाँ से C# सीखा। उस समय पाइथन नहीं था, 2-3 ऑप्शंस थे, या तो मैं C# निंजा के लिए सीख सकता था या AFL सीख सकता था ME ब्रोकर के लिए। तो पाइथन तो ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने C# ज्वाइन की, सोचकर ये ज्वाइन किया कि निंजा शायद कभी इंडिया में भी आ जाएगा, कभी इंटीग्रेट कर लेगा। निंजा के पास ऑलरेडी इंटरैक्टिव ब्रोकर्स था, इंटीग्रेटेड। मुझे लगा शायद ये कभी फ्यूचर में इंडिया में भी आ जाए और इंडियन ब्रोकर्स भी इनके साथ कर लें काम। वो सब नहीं हुआ। और C# मतलब मेरा एस्टिमेट जो था कि C# माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये चलता रहेगा और निंजा शायद एक्सपैंड कर ले, मेरे एस्टिमेट सारे गलत गए। लेकिन मेरा फिर भी एल्गो वाला पार्ट जो है ना एस्टेब्लिश्ड हो गया, क्योंकि मैं उसमें एल्गो बनाना सीख गया, कोड करना सीख गया। अब मुझे इमीडिएटली नहीं आया था, लेकिन मुझे और भी 1-2 साल लगे समझने में कि एल्गोस पूरा कोड कैसे करते हैं, बिकॉज मेरा कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं था। तो मैं दिन भर तो एलियट वेव्स के बेसिस पर ट्रेडिंग करता था, वीकेंड्स पर मैं सारा कोडिंग सीखता था, रात को बैठकर कोडिंग करता था। तो मैं तब शायद 4 या 5 घंटे सोया करता था। मैंने बहुत 2014-15 तक मैंने एक्स्ट्रा ही काम किया है। लेकिन 2015 आई थिंक उसके बाद फिर एक सेकेंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया लाइफ में, कि उस समय मुझे लगने लग गया कि ना चीज़ अब मेरी ठीक हो रही है। ट्रेडिंग ठीक होना स्टार्ट हो गई थी, एलियट वेव्स मुझे समझ में आने लग गया था। मुझे ये समझ में आ गया था कि कुछ पैटर्न्स में कौन कौन से ट्रेड कर सकता हूँ। सब नहीं आते थे मुझे, लेकिन कुछ पैटर्न्स में मेरा होल्ड अच्छा आ गया था। एल्गोज में मेरा कोडिंग ठीक होने लग गई थी। तो 2015 में मुझे लगा कि अब ना मुझे थोड़ा 18 घंटे काम करने के बजाय अपना वर्किंग आवर्स कम करने चाहिए और थोड़ा स्लीप पर ध्यान देना चाहिए। डाइट वाइट पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, तो मैंने कभी ओवरवेट नहीं हुआ। तो लेकिन जिमिंग मैं बहुत करता था 2007-8 से पहले तक। लेकिन फिर उसके बाद ये स्ट्रेस और इस सब में 5-6 साल जिमिंग विमिंग सब बंद हो गई। डाइट फॉलो करता रहा कि ठीक है, बाहर के ज़्यादा शुगर्स नहीं खाने, स्ट्रीट फूड नहीं खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीना, लेट्स नॉट हैव ऑल दिस, सिर्फ घर का खाना खाते हैं। और इतना ज़्यादा लैविश पैसे भी नहीं थे कि भाई तुम बाहर जाके उड़ाओ। तो वो मतलब कि जो भी है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लो उसको, कि घर का खाना ही खाओ, अपना सेहत भी ठीक रही। सो 2015 के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग में, वापस एल्गोस बनना स्टार्ट हुए। तो मुझे लगा कि ये ना कुछ ऑटोमेटेड बनाऊंगा मैं एल्गोस, और कुछ हद तक एलियट वेव्स की ट्रेडिंग करता रहूँगा। तो दोनों के बेसिस पर एक ट्रेडर के लिए डिफरेंट बिजनेसेस क्या हैं, एक ट्रेडर के लिए डिफरेंट बिजनेसेस, उसके अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम है, राइट। तो अगर मैं एक एलियट वेव्स के बेसिस पर कर रहा हूँ, एक मीन रिवर्जन ट्रेडिंग के बेसिस पर कर रहा हूँ, एक मोमेंटम ट्रेडिंग के बेसिस पर कर रहा हूँ, तो ये मेरे अलग अलग बिजनेस हो गए फॉर माई सेम कैपिटल। तो मैं उसमें पैसा डिवाइड करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, और उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग करना। तो जहाँ मेरा बड़े ड्रॉडाउन्स होते थे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो ड्रॉडाउन कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गए। तो वो ड्रॉडाउन्स फिर भी बहुत थे मेरे, शायद 15 से 20% हो जाया करते थे। कभी कभी ड्रॉडाउन एक्सटेंड हो जाया करता था, सब जगह लॉसेज हो रहे हैं तो सब जगह लॉसेज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल में आ गया था। एटलीस्ट ये था कि मैं गेम से बाहर नहीं होऊंगा। अब मुझे ना वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया था कि अब ये गेम मेरे समझ में आ रही है, नोबडी कैन थ्रो मी आउट ऑफ द गेम। अब ये था कि इसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे करना है। 2015 के बाद उसके लिए काम स्टार्ट किया, और बहुत टाइम पर ऐसा लगता था कि समझ में नहीं आता था कि मार्केट क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है। आप सोचने लग जाओ कि सडनली मार्केट ट्रेंड कर रहा है, सारे आपके सिग्नल्स फेल होते जा रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम बाय सेलिंग आ रही है, तो मतलब कि आप बिल्कुल जो भी बिलोंग करने जा रहे हो, तो ऐसा कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर 2017-18 के बाद मेरा मैक्रोज की तरफ ध्यान जाना स्टार्ट हुआ। मैंने फॉरेन अकाउंट्स बहुत फॉलो करने स्टार्ट किए। ट्विटर पर ना बहुत सारे फॉरेन अकाउंट्स बहुत कुछ लिंक करके बात करते हैं, अच्छा, कि डॉलर इंडेक्स, यील्ड्स, क्रूड ऑयल और ये गोल्ड। तो मैंने इन सब को स्टडी करना स्टार्ट किया। बाय आई थिंक 2019 या 20 के स्टार्टिंग तक मुझे ये चीज़ थोड़ी समझ में आने स्टार्ट हो गई कि इनसे कैसे कनेक्ट हो रहा है मार्केट। तो 2020 से मुझे थोड़ा स्टार्ट में समझ आना। 2021 से मैंने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया कि कब मार्केट में सिर्फ तेज़ी करनी चाहिए, कब मार्केट में सिर्फ मंदी करनी चाहिए।
ये चीज़ समझने में मुझे बहुत साल लगे, लेकिन इट वाज ऑल वर्थ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको दिख रहा होता है कि मार्केट में जब क्रूड ऑयल क्रैश कर रहा है, क्रूड ऑयल क्रैश कर रहा है, आपको टीवी में लोग बोल रहे हैं कि तो बहुत अच्छा है, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, इंडिया नेटो इम्पोर्टर है, बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं है अच्छा। क्रूड ऑयल अगर क्रैश कर रहा है तो मतलब उस पर डिमांड का इशू आ रहा है। तो अगर वो डिमांड का इशू आ रहा है तो वो रिसेशन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप उसको क्रूड ऑयल के चार्ट को निफ्टी के चार्ट के साथ लगाओगे तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वो नीचे वो क्रैश कर रहा है क्रूड ऑयल, तो निफ्टी भी क्रैश कर रहा है, निफ्टी नहीं रुकेगा। तो ये चीज़ समझने में, आप जब चार्ट्स में सब कुछ प्लॉट करके देखते हो तो ये लॉजिक अलग समझ में आता है। टीवी पर क्या बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो अपने कभी चार्ट्स ओपन करते भी हैं कि नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने जब स्टडी करी तो मुझे हर चीज़ का लॉजिक समझ में आना स्टार्ट हुआ, और कैसे इस चीज़ का एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। आप डेली बेसिस पर नहीं चेक कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो वीकली चार्ट चेक करके कि अब सिर्फ तेज़ी करने का ही मार्केट है, सिर्फ मंदी करने का ही मार्केट है। ये चीज़ मैं वीकली बेसिस पर स्टडी करता था, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए एक अब आप कह रहे हो कि थर्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब आया तो वो मैक्रोस के बेसिस पर आया 2021 में। उसके बाद से फिर आई स्टार्टेड फीलिंग कि अब जो है पिक्चर कंप्लीट हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा बस दिस इज़ गुड, नाउ आई शुड लुक एट मे बी एक्सपैंडिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। ओके, तो अभी आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? मतलब इतने साल, मतलब आपको ऑलमोस्ट कितने साल हो गए ये करते करते? स्टॉक मार्केट में 20 साल 2003 से, लेकिन अब आप ये लगा लो कि शुरू के 5 साल तो वाइप्ड ऑफ है। हाँ, उसके बाद अनदर 6-7 साल स्ट्रगलिंग ईयर्स हैं। तो अगर मैं बिल्कुल ठीक से बोलूं तो अगर कंसिस्टेंट है तो 8 ईयर्स है, और उसके पहले आप लगा लो कि 2-3 साल थोड़े कॉन्फिडेंट था, तो मे बी आप कह रहे हो कि 10-11 साल आई हैव बीन फेयरली डिसेंट। बट अब 20 साल से तो मार्केट को देख ही रहे हो ना। आप उसको वाइप ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज वो आपका एक्सपीरियंस है। करेक्ट। उसके कारण आज आप यहाँ पे हो। हाँ। तो पीयूष जी, अभी इतने साल में जैसे आपने मुझे बोला कि आपको ये पता चल गया कि भाई एक ट्रेडर के लिए उसके अलग अलग बिजनेस, उसके सिस्टम होते हैं, उसके ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं। राइट। तो आपने अभी कितने ट्रेडिंग सिस्टम बना लिए वैसे? अभी इस समय मेरे पास एलियट वेव्स इज मेजर, मतलब कि अराउंड 40-50% इज ऑलवेज एलियट वेव्स। ओके। बाकी मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है मोमेंटम, हाँ, मीन रिवर्जन, स्विंग ट्रेडिंग, जो कि मेरा सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ 4 चीज़ों में करता हूँ, निफ्टी, गोल्ड, क्रूड ऑयल और डॉलर। अच्छा, आप मतलब करेंसी और इसमें भी ट्रेड करते हो? हाँ, इनमें सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं जिनमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। और इसके अलावा मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ तब करता हूँ जब मार्केट में वैसा सिचुएशन आ जाता है कि सिर्फ मंदी करनी है, सिर्फ तेज़ी करनी है। ओके। उस समय मैं ट्रेंड फॉलोइंग को अप्लाई करता हूँ, और अदरवाइज मैं ट्रेंड फॉलोइंग को अप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें ओवरऑल जो है स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ क्यों, पता है? क्योंकि अभी पिछले 1-1.5 साल से मैं एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। ओके। और मैं उसको 1-1.5 साल से कंटिन्यूसली कर ही रहा हूँ। अच्छा। तो 2 महीने ऐसे आते हैं हाँ, कि आप कुछ भी कर लो लॉस ही होने वाला है। लॉस ही होगा। और मेरे साथ मैं आपको ना एक अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा ट्रेंड फॉलोइंग का, इसके बाद बताता हूँ। और मेरा जो एक और ट्रेडिंग सिस्टम है वो है कंप्रेशन ब्रेकआउट सिस्टम, हाँ, कि जब बिल्कुल मार्केट ऐसा साइडवेज चला जाता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो वो कंप्रेशन जिससे भी साइड ब्रेकआउट आए, तो ये वाले सिस्टम्स हैं, इनमें 10-15% एलोकेशंस है। तो सर आपका जॉब मतलब 2000 कौन से साल में आपका जॉब आपका छूट गया था फिर? 2008। उसके बाद आपने जॉब ही नहीं किया, बट आप फ्रीलांसिंग कर करके? 2008 के बाद मैंने फ्रीलांसिंग बहुत करी, 4-5 साल करी फ्रीलांसिंग, लोगों के लिए काम किया, एडवाइजरी करी, सब कुछ किया। और 2011-12 में मैंने जॉब ढूंढी भी बहुत, जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा था। लेकिन अभी किस्मत ऐसी थी कि मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने ईमेल, मेरे सेंट ईमेल में कुछ 500-600 सेंट ईमेल्स हैं हर एक ब्रोकर को, और मैंने हर एक को कम से कम 5-5 बार फ़ोन भी करके पूछा। 2011-12 में पूरा मैंने टाइम में लगाया जॉब ढूंढने में भी, लेकिन जॉब मिला ही नहीं। क्योंकि 2011 में भी मार्केट 25-30% गिरा था। हाँ, वो टाइम पे मेरी जॉब छूटी थी। ओह तो मोतीलाल ओसवाल से ही छूटी थी। ओके, तो हम एक्स कॉलीग्स हैं एक तरीके से। तो मैं भी सेल्स में था। और टिपिकल एक उनका रहता है कि मार्केट गिरा तो जो लोग हैं उनको काटो। और अनलकीली वो महीने में मेरा खराब परफॉर्मेंस था। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे भी जॉब से निकाल दिया था। ओके। तो पीयूष जी, अभी आपको क्या लगता है कि मतलब एक ट्रेडर को क्या एक सिस्टम से वो कंटिन्यूसली पैसा कमा सकता है?
एक सिस्टम से पैसा ज़रूर कमा सकता है, हाँ। लेकिन अगर वो सिर्फ ट्रेडर ही बनना चाहता है, और अब देखिए हर एक सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम का एक साइकिल होता है। आपको ट्रेंड फॉलोइंग वाला कुछ बता रहे थे। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ। पहले मैं एक नॉर्मल ट्रेडिंग सिस्टम में क्या रहता है। हाँ। एक, अगर आप सपोज आपने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया मोमेंटम का, हाँ। मोमेंटम का सिस्टम बनाया कि एक वो राइज हो रहा है, जब भी पुल बैक आएगा आप बाय करोगे और फिर वो कंटिन्यूएशन होगा। आपने ये अजम्पशन लगा ली कि आपने एक मोमेंटम आप पुल बैक में बाय कर रहे हो। अब कभी कभी वो भी मौसम आएगा मार्केट में कि पुल बैक आया, फॉलो थ्रू नहीं आया ट्रेंड का और वो क्रैश कर गया, तो वो सिस्टम काम करता रहेगा। शायद 65-70%, 75% एक्यूरेसी भी हो जाए, आपको शायद रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाए, 1:2, 2.5 मिलता रहेगा, वो सब कुछ भी आपका चलता रहेगा। लेकिन जो 1-2-3 महीने ऐसे भी आ सकते हैं कि वो नेट ऑन नेट आपका सिस्टम जो सिंगल सिस्टम है वो लॉसेस में चला जाए। अगर वो लॉस में चला जाएगा तो क्या आपके पास बैकअप है इनकम, या आप कैपिटल में से विड्रॉ करके अपने एक्सपेंसेस करोगे? तो अगर आपके पास बैकअप के लिए आपके पास सेविंग्स इनफ हैं, या तो आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा हो कि आपके पास जो वो साल में जो आप 8 महीने 9 महीने पैसा कमा रहे हो, वो अगर 3-4 महीने लॉस भी हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा होगी। वो, हाँ। या तो आपका लाइफस्टाइल कंट्रोल में है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल भी एज पर ही है कि आपको बिल्कुल हर महीने पैसा कमाना ही कमाना है, तो आपका एक सिस्टम से काम नहीं हो सकता है। क्योंकि जब नुकसान होगा तो आप कैसे भरोगे अपने एक्सपेंसेस? तो बिल्स तो आ जाएंगे हर महीने, वो चाहे आप, अगर आपकी फैमिली है तो फिर तो बिल्स का कोई एंड ही नहीं है आजकल। तो सो अब आप लाइफस्टाइल तो कट नहीं कर सकते। अब आप लास्ट मंथ अपने फैमिली को रेस्टोरेंट में लेकर जा रहे हो और सब कुछ 5 स्टार्स में लेकर जा रहे हो, और नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम कम हुई है तो आप कह रहे हो कि नहीं, इस महीने नहीं जाएंगे रेस्टोरेंट, 2 महीने 3 महीने नहीं जाएंगे, कोई वेकेशन नहीं होगी, पूरे 1 साल तक कोई वेकेशन नहीं होगी। तो ये सब डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है तो आपको ज़्यादा ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये एक आपकी साइड इनकम है, मतलब आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो या फिर आपके पास कुछ और रेंटल इनकम्स हैं, या कुछ और भी इनकम है, बिजनेसेस हैं आपको, और आप ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, तो एक सिस्टम चलेगा। वन सिस्टम इज गुड इनफ, लेकिन उसको फुल डिसिप्लिन से फॉलो करो। सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसिप्लिन। आपने सिस्टम एक दिमाग से सिस्टम बना लिया, फिर आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो करो। आर्मी डिसिप्लिन, जब सिग्नल आया आप करो, उसको पोजीशन साइजिंग ठीक रखो, तो आपको नेट ऑन नेट हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी से पैसा बनेगा। मैं आपको ये ट्रेंड फॉलोइंग का एक एपिसोड बताना चाहता हूँ। सो 2013 में मेरा पहला, 2012 एंड में मेरा पहला एल्गो तैयार हो चुका था। जो कि मैंने निंजा का नो कोडिंग इंटरफेस पर मैंने बना दिया था। अब वो ट्रेंड फॉलोइंग एल्गो था। ये चीज़ मुझे तब नहीं पता थी, आज पता है, क्योंकि आज मेरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम्स थोड़ी बेटर है। लेकिन वो कुछ मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर, कि जैसे एक सिंपल चीज़ थी, प्राइस जैसे डेली चार्ट्स में बॉलिंजर बैंड के -3 -2 बैंड में आ जाता था, और वहाँ से जब राइज करना स्टार्ट होता था तो मैं आर्ली चार्ट्स के बेसिस पर लॉन्ग कर लेता था। -3 -2 मतलब जैसे अपर बैंड, लोअर बैंड जैसे आ गया। बॉलिंजर बैंड का एक बीच में मीन होता था। हाँ, एक लोअर बैंड है, एक मिडल बैंड, एक अपर बैंड। हाँ, तो लोअर बैंड में वो 2 +-2 डेविएशन है। हाँ, तो -2 के नीचे जब जाता है, वहां से घूम कर आ रहा है, आउट ऑफ द बैंड चला जाता था, आउट ऑफ द बैंड से जा रहा है, वापस इन द बैंड आ रहा है, तो मैं लॉन्ग लेता था आर्ली चार्ट्स के बेसिस। उसको आउटसाइड इनसाइड बैंड भी बोलते हैं। ओके, तो वो मैं फिर उसके बेसिस पर कि भाई यहाँ से रिवर्सल आ रहा है और लॉन्ग में एक मूवमेंट आ सकता है ट्रेंड में, फिर मैं उसको मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर फॉलो करता रहता था। जैसे 8-13 का क्रॉसओवर हुआ तो मैं उसको फॉलो करता रहूँगा आर्ली चार्ट्स पर, जब तक वो ट्रेंड चलता रहेगा, फिर वो वापस क्रॉस डाउन होगा तो एग्जिट। और ऐसे ही शॉर्ट भी, कि अगर ऊपर से जब क्रॉस डाउन कर रहा है ऊपर वाले बैंड से, तो शॉर्ट कर दो और फिर वैसे ही एग्जिट 8-13 का। तो ये मैंने एल्गो बना लिया था 2012 के एंड में। अब आज भी मैं सोचता हूँ कि ये एल्गो ठीक था, मतलब कि एल्गो का लॉजिक खराब नहीं था। लेकिन उस समय क्या है ना कि अब टाइम से पहले थोड़ी सी चीज़ मिल गई थी। तो 2013 में मैंने एक प्रॉप डेस्क को कन्विंस किया। मैं बहुत सारे प्रॉप डेस्क के पास और जॉब्स के लिए कई लोगों के पास जा चुका था, तो फिर लोग एल्गोस की बहुत बात करते थे 2011-12 में। प्रॉप डेस्क बहुत किया करते थे। तो मैंने 2013 में उनको वो एल्गो दिखाया। वो कहते ठीक है, हम 50 लाख से इसमें स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग देख लेंगे जैसे भी होगा, और आपको कमीशंस कुछ मिल जाएंगी, जो भी हो। वो नॉर्मल स्टैंडर्ड था। तो 1 साल रन करेंगे, लेकिन सारा जो डिवीजन होगा वो उसके बाद होगा, 1 साल की परफॉर्मेंस के बाद।
मंथ ऑन मंथ नहीं होगा। अच्छा। तो 50 लाख से स्टार्ट किया, पहले 3 महीने रन किया, पहले 3 महीने बहुत अच्छा हुआ, 50 लाख का 65 हो गया। मार्केट ट्रेंडिंग मोड में था, स्विंग्स चल रहे थे और बिल्कुल ट्रैक्शन ऑफ द मूव मिलता रहता था, पैसा बनता रहा। 3 महीने में 30% वॉज ह्यूज। और अब ट्रेंड फॉलोइंग का जैसे आपने बताया कि कई अगर नुकसान होता है तो 2 महीने नुकसान ही होता रहता है। मैं अभी आपको मेरी स्टोरी बाद में बताऊंगा। वो तो मतलब ऐसा था कि कोई दूसरा ट्रेडर हो ना तो शायद बंद कर दे ये सिस्टम। अरे तो मैं वो दूसरा ट्रेडर मैं ही था। तो क्या हुआ कि वो उसके बाद से फिर लॉस वाला स्टार्ट हो गया। हाँ। मार्केट साइडवेज चला गया। हाँ। और वो 65 वाला धीरे धीरे अगले 6 महीने में कभी प्लस हुआ कभी माइनस हुआ, बट नेट ऑन नेट माइनस करते करते 43 लाख तक आ गया। ओके। मोर देन 30% नुकसान में चले गए थे हम। 30-35% का पीक से ड्रॉ डाउन हो गया था। चाहे हमारा फ्रॉम कैपिटल वी वर डाउन ओनली 14-15%, लेकिन पीक्स टू मतलब प्रोफेशनल तो ऐसे ही सोचते हैं कि पीक से ड्रॉप कितना हो गया। ड्रॉ डाउन का कैलकुलेशन भी वैसे ही होता है। हाँ। पीक से 30-35% का नुकसान हो चुका था। और ये कितने महीने में हो गया इतना? 6 महीने में। मतलब शुरू के 3 महीने अच्छा चला, हाँ, फिर 3 महीने उसने खराब, 6 महीने उसके बाद 6 महीने। अच्छा, मतलब 9 महीने टोटल 9 महीना। फिर प्रॉप डेस्क ने बोला भाई अभी बंद करते हैं, ये शायद आपका एल्गो ठीक नहीं है या कुछ ठीक नहीं है। 35% का पीक टू ट्रफ नुकसान हो चुका है। अभी लॉजिक तो वही है, चाहे हमारा कैपिटल का नुकसान सिर्फ 14% ही है, लेकिन अभी लॉजिक कहता है कि अभी बंद कर देना चाहिए। फिर उन्होंने काम बंद कर दिया। मेरा भी कोई कन्विक्शन नहीं था, पहला टाइम ही था। मैं भी उनको ये नहीं कह सकता था कि नहीं करते रहो। हाँ। अगर और नुकसान हो जाता तो फिर वो कहते कि अगर अभी वो कहते कि अभी आपको लॉस में भी शेयर करना है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता था। हाँ। तो मतलब मैं कुछ ऐसे मेरा कोई कन्विक्शन खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ही टाइम आप ट्राई कर रहे थे। और मैं कोडर भी नहीं था, मैंने तो नो कोडिंग के बेसिस पर एक फ्लूक से बना दिया था। हाँ। चाहे वो व्हेन आई लुक बैक वो बहुत अच्छा एल्गो था। हाँ। लेकिन उस समय तो मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। Correct. अब जैसे एक आपके हाथ में एक कहावत है, भिखारी को एक सोने का लोटा मिल गया, वो उसने सोने के लोटे में से पानी पी कर अपना पेट फाड़ लिया। उसको सोने के लोटे की अहमियत ही नहीं पता थी। तो फिर अब वो तो नुकसान ही होगा। फिर वो काम बंद हो गया। और उसके बाद लेकिन मार्केट में मूव आना स्टार्ट हुआ 2013 सितंबर अक्टूबर के बाद। मार्केट बॉटम आउट किया और क्या ट्रेंडिंग मूव आया उसके बाद आप चार्ट्स में देख सकते हो। आई वुड हैव लिटरली डबल्ड द मनी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। मतलब जो 9 महीने में, मतलब पहले 3 महीने में प्रॉफिट हुआ, फिर 6 महीने में जो लॉस हुआ है वो शायद 1-2 महीने में ही रिकवर हो जाता अगर हम और चलाते। आप 3-4 महीने में पूरा डबल हो जाता। अगर मैं उसको बैक टेस्ट करके देखा था 3-4 महीने में पैसा डबल हो जाता। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग का ये सिस्टम होता है कि 40-45% स्ट्राइक रेट था उसमें। निफ्टी में उसमें हमेशा 55% स्ट्राइक रेट आता था, क्योंकि वो एल्गो हमेशा ऐसा काम करता था। लेकिन बाकी कुछ 120 स्टॉक्स थे फ्यूचर्स में उस समय, 119 या 120। तो वो उन सब का मेरा फुल बास्केट था, जिसमें सिग्नल आया उसमें ट्रेड होता था। करेक्ट। तो नेट ऑन नेट अगर मैं टिक जाता और 3-4 महीने, बस कन्विक्शन नहीं था। तो यही था कि अगर मतलब कि सिस्टम भी है आपके पास, लेकिन आपके पास एक ही सिस्टम है और अगर कन्विक्शन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो भी पैसा नहीं बनेगा। अब मेरा स्टोरी ये है ट्रेंड फॉलोइंग का कि हमारे एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि विजय तू इक्विटी ट्रेड करता है। तो इक्विटी ट्रेड भी वैसे ही होते हैं। मेरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग का स्टाइल है। मैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में बैठता हूँ। 6-7 महीने बैठ के जो रिटर्न, मतलब ऑब्वियसली उसमें रिटर्न आता ही है, बट उसके लिए मार्केट की कंडीशन ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। Correct. मतलब मार्केट नहीं चल रहा है तो भी चलेगा, बट मार्केट खराब नहीं होना चाहिए। तो उसने मुझे बोला विजय तेरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, पर ये मार्केट में तो सिर्फ 6-7 महीना ही चलता है 12 महीने में से। बाकी के 4-5 महीने तो या तो तुझे ट्रेड मिलते नहीं है या तो मार्केट ही खराब होता है। तो व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग समथिंग एल्स, जैसे आपने बोला कि और सिस्टम होनी चाहिए। अब मैं इसलिए नहीं ट्राई करता था क्योंकि मैं खुद ब्रोकर हूँ 2011 से। तो ट्रेडिंग इज नॉट ओनली माई ब्रेड एंड बटर जिससे मेरी इनकम आती है। तो मैं सोचता था कि मेरे को क्या जरूरत है, ये चल रहा है अच्छा सिस्टम, पीसफुली काम हो रहा है, मुझे नहीं करना है। बट मैंने सोचा कि हाँ यार पैसे पड़े वो वेस्ट हो रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने मुझे पहले 4-5 महीना वो सिस्टम बताया। और मैं ऐसे जनरली किसी के भी सिस्टम पे ब्लाइंडली चला नहीं जाता। मैंने सारे लॉजिक वॉजिक समझे। हमने 10-12 साल का बैंक निफ्टी का जो
चार्ट है ना, उसको हमने मैन्युअली बैक टेस्ट किया। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस उसी से ही आता है। हमने मैन्युअली किया, ऐसा नहीं कि किसी मशीन में डाल दिया और आपने algo मतलब ऑटोमेटेड कर दिया। हमने मैन्युअली, हम रोज रात को 2 घंटा जूम पे बैठ के हमने 2011 से बैंक निफ्टी को ऑटो प्ले, वो जो ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है, उससे हमने रिप्ले, पावर बार रिप्ले, एक्सेल बना के, आज भी मेरे पास एक्सेल है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पता चला कि यार ये सिस्टम हर साल 4-5 हज़ार पॉइंट कमाती है। तो मैंने बोला, तभी तो बैंक निफ्टी 20,000 25,000 थी, अब तो बैंक निफ्टी 40,000 हो गई है, तो अब उसके पॉइंट्स भी बढ़ गए, 11-12 हज़ार हो गए। मैंने बोला चल ये सिस्टम फॉलो करते हैं। बट मैंने उसको बोला कि ये सिस्टम अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं अप्रैल टू मार्च करूंगा पूरा, जिससे मुझे पता चले कि एक फाइनेंशियल ईयर में मेरा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। करेक्ट। हमने किया वो अप्रैल, ये साल की अप्रैल की बात है, हमने उसको शुरू किया। बट उसके 3 महीने पहले हमने ऐसे रैंडमली हम मार देते थे, कभी 5 लॉट मार दिए, कभी 10 लॉट मार दिए, जैसे मार्जिन अवेलेबल है। बट मैंने उसको बोला कि अप्रैल 2022 से, मतलब ये साल से 23 आई गेस, तो मैंने उसको बोला कि अपन इसको, जो हमने डिसाइड किया है ना कि मेरे अकाउंट में 20 लॉट मारेंगे, तो इसको पूरे लास्ट तक 20 लॉट ही रखेंगे, मार्च तक। तो अपने को पता चलेगा कि हमने इतना मार्जिन यूज किया, इतना फंड लगाया और इतना रिटर्न मिला, कंसिस्टेंट समझ में आएगा। अब एक बैंक निफ्टी के लॉट के लिए कितना मार्जिन लगता है? 1 लाख रुपए के आसपास, 1-1.5 लाख लगता है। पर मैंने एक लॉट के लिए 3 लाख रखा है। इतना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है लॉसेस के लिए, क्योंकि जब एम तो एम माइनस हो गए, तो आपको वो 20 लॉट कंटिन्यू रखना है। करेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि आप 60 लॉट कर सकते हो, तो मैं तो बोलूंगा 40 करो। क्योंकि जब बैक टू बैक लॉसेस हो गए तो आपको एम तो एम भी तो भरना है, और बाद में ब्रोकर आपको दूसरा ट्रेड लेने ही नहीं देगा। करेक्ट। तो मैंने बोला कि एक लॉट पे अपन 3 लाख रुपया रखेंगे, और हमने शुरू किया। मैंने 20 लॉट, उसने भी 20 लॉट। अब ये चेतन ने अपने अकाउंट में 2 लॉट से शुरू किया। मैंने इसको बोला तू भी करना, ट्राई कर रहे, मैं बोला तू भी कर, इसके पास जो फंड है उस हिसाब से इसने 2 लॉट से चालू किया। अब हमने किया, अप्रैल में पैसा आया, अच्छा आया, और मैं 20 लॉट से कर रहा हूँ। तो अप्रैल महीना पूरा एकदम जबरदस्त ग्रीन हो गया। अप्रैल में आई थिंक वो तो बहुत ही अच्छा चला, ट्रेंडिंग। अप्रैल अच्छा था, मई खराब हो गया। मई और जून महीना ऐसा था कि बाय हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, सेल हो रहा है, टारगेट के पास आया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। अच्छा, मतलब ऐसे फेजेस थे। तो टारगेट स्टैटिक टारगेट होता है? हाँ, अच्छा। वो मैं आपको बताऊंगा, हमारा परसेंटेज बेस्ड टारगेट है, और इसमें ट्रेलिंग सिस्टम भी है। अच्छा। तो मई महीने में लॉसेस हुए, मतलब जो अप्रैल में कमाया था वो मई में चला गया नेट टू नेट पैसा। अच्छा। तो मुझे थोड़ा ऐसा होने लगा, क्या ये सिस्टम काम कर रही है, क्या मैं गलत था, क्या बैक टेस्टिंग हमने ठीक से नहीं की थी। फिर मैंने बोला ठीक है, 1 महीना ही हुआ है ना, दूसरा महीना देखते हैं। जून महीने का पहला ही ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस, तीसरा ट्रेड लॉस, मतलब कैसे लॉस थे, अब प्रॉफिट के एकदम पास आ गए हो, और फिर पूरा प्रॉफिट, और फिर वापस से पूरा लॉस। तो ये बहुत पेनफुल थे। तो ये भाई मुझे बोलने लगे चेतन, कह रहे ये क्या है, तू जो सिग्नल दे रहा है उसका उल्टा हो रहा है। बोलते है अभी साला मैं उल्टा कर दूंगा। फिर ये बोलता है प्रॉफिट के पास आएगा तो मैं काट लूंगा। मैंने बोला चेतन को नहीं, अपन सिस्टम को फॉलो करते हैं। सही बात। तो देखते क्या होता है। फिर हम लोग जुलाई में गोवा गए थे, और मुझे आज भी याद है हम लोग का फर्स्ट डे गोवा में हम पहुंचे, और तभी टारगेट के पास आके 10 पॉइंट बच गए और मार्केट बंद हो गया। ओह, तो आप सोचो, जो पर्सन 2 महीने से लॉस में है उसको कितनी डेस्परेशन हो रही होगी। वो ये मेरे को बोलता है एयरपोर्ट पे, अरे 10 पॉइंट बाकी, काट लूं क्या? मतलब बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट इज हार्डली एनीथिंग। मैं बोला रहने दे यार, छोड़, कल देख लेंगे 10 पॉइंट क्या होगा। और वो भी बाय ट्रेड था। अच्छा। और दूसरे दिन मार्केट खुला और सीधा गैप अप भी खुला, तो हमको उल्टा ज्यादा पॉइंट मिले, तो हम एग्जिट हो गए। और जुलाई महीने में हमारा 2 महीने का लॉस एक साथ रिकवर हो गया। अच्छा। और अभी तक वो हम लोग प्रॉफिट में ही है। अच्छा, अभी तो जुलाई के बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो गया। अभी अक्टूबर में थोड़े बहुत ऐसे लॉसेस हुए, बट वो लॉसेस ऐसे नहीं थे जो पूरे प्रॉफिट को ले जाए। तो हम लोग ने एक चीज समझ ली, इवन मेरे वो जो फ्रेंड है, अगर वो वीडियो देख रहे तो वो भी हंसते होंगे। हमने एक चीज नोटिस की थी कि यार ये तो भारी पड़ जाए यार, कभी 3 महीना बैक टू बैक लॉस होगा तो क्या। और जनरली क्या होता है ना, ये स्ट्रैटेजी में महीने में 4 या 5 ट्रेड होते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग डेली टाइम को फॉलो करते हैं। ओके। और वो टाइम पे 2 महीने में 16-17 ट्रेड हो गए। अच्छा, मतलब आपके ट्रेड भी हाँ। तो और बाद में मेरे को पता चला कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो रहा है, वो चक्कर में कभी न्यूज आ रही है तो ऊपर, कभी नहीं आ रही है तो नीचे। तो हाँ, तो मैं बोला यार ये तो पार्ट ऑफ अ गेम है।
फिर हमने बोला कि नहीं, इसको कंटिन्यू रखेंगे। और मैं ये आप लोगों को भी बोलता हूँ और मैं आपसे भी शेयर करूंगा एब्सोल्युटली मार्च में उसका रिजल्ट, अच्छा कि एग्जैक्टली इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने बैक टेस्ट कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ है, आई अग्री। जब आप पर्सनली उसके अंदर घुसते हो ना, तो आप उसके ना कई सारी चीज़ें को स्टडी करते हो कि उसके बैक उसके आसपास हो क्या रहा है मार्केट में। सर जी, मेरे एक दोस्त है, वो हमारे क्लाइंट भी है, पर वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने भी ये शुरू किया था मेरे साथ। उन्होंने बीच में बंद कर दिया मैं बोला विजय ये क्या है, बोलते हैं वही कन्विक्शन नहीं है ना। तो अब मेरे जैसे आपने बोला कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था उसको रुकाने का, करेक्ट। तो मैंने भी मेरे फ्रेंड को रुकाया नहीं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं ही गलत होगा, मतलब मैं मेरे पैसे पे रिस्क ले सकता हूँ, तेरे पैसे पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, तू बंद कर दे, तेरा अपन इक्विटी में से कहीं से निकाल लेंगे वैसा। तो जब आपने ये बोला ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बैक टेस्ट में ये स्ट्रैटेजी 50% रिटर्न दे रही है, बट बॉस जब वो लॉस वाले फेज में होती है ना, तब आप क्या करते हो, तब आपका वो कन्विक्शन क्या है सिस्टम पर, तब मैटर करता है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आप इमोशनली कैसे बिहेव करते हो। करेक्ट। क्योंकि मैं चाहता तो वो सिस्टम को रोक भी सकता था, बट मैंने नहीं रोका। इवन हमारे ऑफिस में एक मैडम आती है, वो भी ये सिस्टम रन करती है, अप्रैल महीने से वो भी कर रही है। तो मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं ग्रो करूँ, मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिली है, तो मैं अपने साथ वाले लोगों को भी बताऊँ, सही बात है, और उनकी भी हेल्प करूँ अगर उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो तो ये है जर्नी एक है। अब ये तो आउट ऑफ द पॉइंट है ये टॉपिक, बट अगर मार्च में वो रिजल्ट आएगा, जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। ऐसा मेरा मानना है कि ट्रेडर बनने के लिए तो एक ट्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रेडर रहने के लिए इमोशनल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जो बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं। करेक्ट। और ये मैंने इमोशनल डिसिप्लिन, और ऐसे मुन्ना भाई MBBS में वो आनंद भाई थे ना, हाँ, जो कुछ मूवी नहीं करते थे ना कुछ, तो बोलते हैं कि एक ट्रेडर को वैसा होना चाहिए कि आप मार्केट जब ज्यादा ऊपर जाता है तो एक्साइटेड मत हो जाइए, ज्यादा नीचे जाता है तो आप डिप्रेस मत हो जाइए। ये सिर्फ एक टाइम है, फेज है, चला जाएगा, तो वो है। लेकिन फिर भी ना, चाहे कितने भी साल हो जाए मार्केट में, अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग है और आपको बैक टू बैक लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएं, तो एक बार के लिए तो ना थोड़ा सा इमोशनल इम्पैक्ट आता है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको उस इमोशनल इम्पैक्ट को बाहर नहीं निकलने देना है, अपने फ्रेंड्स पर, अपनी फैमिली पर, उस चीज़ पर नहीं जाने देना है। तो वो चीज़ को आपको एक कंपोज्ड रहना पड़ेगा कि अपने आप को भी कंट्रोल करके रखो। और ये तभी होगा जब आप इस पे डिपेंडेबल नहीं हो। हाँ, या तो डिपेंडेबल हो तो फिर आपको अच्छी तरीके से स्टडी करके डिपेंडेबल बनो, कि बहुत आपने डाइवर्स करके बहुत ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाए हैं, और या फिर आप उसके डाउनसाइड समझो कि लॉसेस तो होंगे ही होंगे, लॉसेस का साइकिल आप एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना इमोशनल साइकिल आपके कंट्रोल में है, तो आपको वो उसे कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अगर वो स्लिप हो जाए तो अगर आप पैसे कमा भी लोगे, आपने उसके चक्कर में पूरा फैमिली को डैमेज कर दिया, तो इट्स नॉट वर्थ। राइट सर। अभी एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि आप इतने सारे सिस्टम रन करके क्या एक्सपेक्टेशन आपकी रहती है कि भाई साल में इतना पैसा रिटर्न छूटना चाहिए? मेरा एक्सपेक्टेशन रिटर्न सिर्फ 30-40%, 45% से ज़्यादा का नहीं है। ओके। मतलब कि मैं 30 to 45% ब्रैकेट में आ जाऊँ, मेरे लिए बस बहुत है। मुझे पैसा डबल वबल करने का और 70-80%, देर हैव बिन ईयर्स कि मेरा 55-60-70% हुआ है, बट वो कुछ आउटलायर मंथ्स होते, आउटलायर ईयर्स होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा मैनेज करके चलो, ठीक से चलो, आपका 30-40% बन रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके लॉसेस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कि आपने लॉस को 5%, 8% पर कंट्रोल कर लिया, ड्रॉ डाउन को, उससे ज़्यादा आप हाथ से निकलने नहीं जाने दे रहे हो, 10% आप क्रॉस नहीं करने दे रहे हो, आप हर एक पोजीशन को हेज करके चल रहे हो, रात को आपको नींद आ रही है ठीक से, और SGX निफ्टी और ये क्या गिफ्ट निफ्टी आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो, वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये बहुत पीसफुल चीज़ हो जाती है। और ये पीसफुल चीज़ अचीव करने के लिए सबसे पहले तो ये करना होता है कि आपके डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स हो, अगर आपको सिर्फ इनकम ट्रेडिंग पर ही है तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी हर ट्रेड हेज्ड होना चाहिए ओवरनाइट। ओके। ओवरनाइट अनहेज्ड ट्रेड कैरी मत करो। उसके अगर कोई लॉन्ग किया है तो उसके सामने पुट बाय करके चलो, शॉर्ट किया हुआ है तो कॉल बाय करके चलो, थोड़ा दूर का स्ट्राइक का बाय कर लो, लेकिन आपको ये पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस इससे ऊपर नहीं होगा,
कुछ भी हो जाए कल सुबह, मतलब प्योर इंश्योरेंस की तरीके से, प्योर इंश्योरेंस की तरह से आप उसे करके चलो। और मैं आपको ये इनन्यूमरस इंस्टेंसेस बता सकता हूँ जब ये सिर्फ हेजेस ने मुझे बहुत पैसे बचाए हैं। मेरा ये डिसिप्लिन रहा है कि मैं पहले रिटर्न्स को चेज़ करता था कि मुझे साल का 60% 80% स्कोर करना है, मुझे भी ये ऐसे लोगों की तरह कोट करना है। चाहे मैं मार्केट में, मैंने आज तक कभी स्क्रीनशॉट नहीं डाला, लेकिन मुझे अपने अंदर पता होना चाहिए कि मैं 80% स्कोर कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे अंदर वो रेस ही नहीं है, मेरे अंदर रेस है सर्वाइवल की। हाँ, कि मुझे गेम से बाहर ही नहीं होना है, यही गेम खेलना है। आज मैं 45 ईयर्स का हूँ, मुझे ट्रेड करते रहना है जब तक मैं हूँ। चाहे मैं 60 ईयर्स का हूँ, 65 70, आई वांट टू ट्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे रिटायरमेंट ही नहीं चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए इसको चेज करता रहा हूँ कि मुझे ट्रेडर बनना है, ट्रेडर बनना है। तो मुझे रिटायरमेंट की कोई जल्दी ही नहीं है। मतलब आपको जो पसंद है वही आप मैं वही कर रहा हूँ। रिटायरमेंट लेकर लोग वो करते हैं जो उनको करना है। हाँ, आप मैं तो वही कर रहा हूँ। राइट। तो इसलिए अगर मुझे लाइफ टाइम यही करना है तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। तो मेरा हर ट्रेड हेज जो होता है, मुझे रिटर्न्स कम आते हैं, किसी मंथ में 7-8% आ जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। किसी मंथ में 3-4% आ जाए, बहुत अच्छी बात है। ड्रॉ डाउन मेरा कंट्रोल में रहना चाहिए, बस मुझे रात को नींद ठीक आनी चाहिए। तो आप इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सब सारे सेगमेंट में आप ट्रेड करते हो? सो इक्विटीज इज लॉन्ग टर्म। ओके। तो वो मेरा फैमिली अकाउंट में रहता है। इन्वेस्टमेंट जो मेरा सब एक्सपेंस करने के बाद जितना पैसे बचता है वो सब इन्वेस्ट कर देता हूँ मैं। ओके। एलियट वेव्स के बेसिस पर मैं अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चेक करता रहता हूँ। जहाँ पर जो चीज़ ठीक प्राइस पर होती है उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसे ग्रो करता रहे। और उसमें मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। शायद साल 2 साल तक उसमें कोई एग्जिट नहीं होता है। हाँ। लॉगिन भी शायद महीने में 1 या 2 दिन होता है। लॉगिन किया 1-2 महीने में, और वो भी कई बार लॉगिन भी मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। क्योंकि फिर मुझे वो जैसे कभी फॉर्मेट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें सब पासवर्ड्स वाइप ऑफ हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा फीड करने हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाला तो पासवर्ड भी कई बार याद नहीं रहता है। तो फिर पासवर्ड देखो, फिर OTP डालो, फिर उसमें अब मैं चेक नहीं करता हूँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। उसको किया ही ऐसे हुआ है कि जब टारगेट आएगा तो एग्जिट, और जब लेना है तो खोलो। हाँ, बस उसी बेसिस पर ही। और ट्रेडिंग इज़ रेगुलर, ट्रेडिंग इज़ ओनली इन फ्यूचर्स। ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ मैं। ऑप्शंस का ट्रेडिंग बहुत रेयर, कभी कोई छोटा मोटा ट्रेड कर लिया तो कर लिया। 99% ट्रेडिंग फ्यूचर्स में करता हूँ, डायरेक्शनल, लॉन्ग, शॉर्ट, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल। और हर पोजीशन इंट्राडे में स्टॉप लगा देता हूँ। अगर इंट्राडे में निकल गई तो निकल गई, स्टॉप लॉस पर ट्रिगर हो गया तो गई तो गई। हाँ, क्लियर हो गया। लेकिन अगर 3 बजे तक वो पोजीशन ओपन है तो मुझे लग रहा है कि ओवरनाइट कैरी करने वाला हूँ, तो हेज बाय कर लेता हूँ उसका। समझो आपने 1100 का एक कोई शेयर खरीदा है फ्यूचर में, तो उसका पुट आप कितने पैसे का खरीदते हो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का? तो एवरेज इज जनरली 3 to 5% अवे। ओके। मतलब अगर वो गैप डाउन हो जाए, हाँ, मतलब अगर देखो 3% का तो मैं रिस्क लेकर ही चल रहा हूँ, और 3% का तो रिस्क लेना ही पड़ेगा फ्यूचर्स में। 5% का पुट मैं तब बाय करूँगा जब मंथ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कॉस्टली होते हैं। तो जैसे 5% का मैंने बाय किया, 1050 का मैंने पुट बाय कर लिया। 1100 पर लॉन्ग किया, 1050 का पुट बाय किया। लेकिन अब 1050 का मैंने थोड़ा दूर का पुट भी बाय किया है अपनी, मुझे 1070 के आसपास का ले लेना चाहिए था, लेकिन 1050 का लिया है। तो मैं ऊपर का एक कॉल भी बेच दूंगा, 1200 का कॉल भी बेच दूंगा। मतलब आपका पूरा उधर से अगर नीचे है तो कॉल 0 भी हो जाए। हाँ, तो कॉल में कुछ मिले, और तो मतलब मैंने वो अपना हेजिंग वाले कॉस्ट को भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, तो ये कर लेता हूँ। लेकिन मेरा ट्रेडिंग जो है वो सारा फ्यूचर्स में ही रहता है, और ऑप्शंस को मैं प्योर हेजिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ओके, सही है सर। तो बहुत ही अच्छा लगा। और सर, मैं हमेशा हमारे गेस्ट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो पहली बात तो ये है कि क्या वो बन सकता है, और अगर बनना है तो उसको क्या करना चाहिए। और मार्केट में सर इतने फ़ोन आते ना बैंक्स वाले के लोन के लिए, तो आप अगर उसके ऊपर कुछ किसी को बोलना चाहते हो तो वो भी बता दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि लोन ज़िंदगी में कभी भी मत लेना। बैंक से भी नहीं, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं, अपने फादर से भी नहीं, फैमिली से भी नहीं, फ्रेंड से भी नहीं, किसी से भी कभी भी लोन मत लेना फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है वो हाईएस्ट और रिस्क कैपिटल है। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से करना। एक चीज़ मैंने जो सीखी है ट्रेडिंग में,
मैंने कई बार अपने पैसे से भी करी और नुकसान किया। तो ट्रेडिंग में ना एक माइंडसेट कि आप डिसिप्लिन की तरह फॉलो कर पाओ। मैंने एक चीज़ को एक बहुत अलग तरीके से समझा कि अगर मैं ट्रेडिंग, मैंने एक जेफ बेजोस का एक इंटरव्यू देख रहा था। जेफ बेजोस बात कर रहे थे कि जापान में सोनी ने जब 1960-70s में जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवोल्यूशन ला रहे थे, तो सोनी कभी ऐसे नहीं बोलता था कि सोनी के जो मेकर्स थे कि सोनी को इलेक्ट्रॉनिक्स में चैम्पियन बनना है, बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है। सोनी ऑलवेज सेड कि हमें जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट बनाना है। तो उन्होंने एक ग्रेटर पर्पस को बनाया। तो एज अ ट्रेडर मैंने उस चीज़ को अपने लाइफ में इनकलकेट किया। मैंने फैमिली अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट किया कि मैं फैमिली अकाउंट में करूँगा, एक फैमिली का अकाउंट बनाता हूँ और फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट बनाए और उनके अकाउंट में, सो आई क्रिएट अ ग्रेटर पर्पस कि इस अकाउंट से पैसे बनाकर मैं एक घर बनाऊंगा, एक गाड़ी खरीदूंगा, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डालूंगा। तो मैंने एक ग्रेटर पर्पस अपनी लाइफ के लिए बनाया। उस चीज़ से मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन आया कि मैं उस पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट करके रेस्टोरेंट में जाकर बियर पीने के लिए नहीं कमा रहा हूँ, मैं एक अलग पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ। तो एक डिसिप्लिन बनता है आपका, एक सैंक्टिटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक रिलीजन बनता है कि आप उस ट्रेडिंग को एक तरीके से फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग में आपको ये समझना होगा कि अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट ऑफ लाइफ ही होंगे। आपको एक अपना इमोशनल साइकिल बहुत फर्म रखना है। फियर, ग्रीड, होप एंड पैनिक, ये चारों चीज़ों से दूर रहना है। अब चारों चीज़ों से कैसे दूर रहोगे? तो इस चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो 3 चीज़ें हैं बेसिकली। पहली चीज़ है आपको सोना टाइम पर है। ये लोग शायद समझ नहीं पाते इसका इम्पोर्टेंस, लेकिन जब आप सोओगे नहीं टाइम पर तो आप मार्केट में रिस्क असेस ठीक से नहीं कर पाओगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप सिर्फ 4 घंटे सोकर ट्रेड कर रहे हो, तो आपका जो रिस्क असेसमेंट रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ एक ऑथर ने भी बोली है, माइंड ओवर मार्केट से एक बुक है जिन्होंने ये बुक लिखी है। देयर इज़ अ फीमेल हु हैज़ रिटन दिस बुक। अगर आपने बिलियंस टीवी सीरीज़ देखी है तो उसमें एक कैरेक्टर है वेंडी रोड्स। तो वेंडी रोड्स का जो एक्चुअल जो पर्सन है इन रियल लाइफ, उन्होंने ये, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये बुक लिखी है और ये बुक में साइकोलॉजी पर ही है। तो उसमें स्लीप को बहुत हाईलाइट किया गया। तो सोना हमेशा एक सेम टाइम पर 10 बजे सो, 6 बजे उठो और ट्रेड करो। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दो और ठीक से खाना जंक फूड और ओवरऑल कट डाउन, बी वेरी मेटिकुलस अबाउट योर फूड। घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो ताकि दिमाग से भी ठीक रहे। तो द फूड दैट मेक्स यू फैट इज़ द फूड दैट मेक्स यू डम्प। तो अगर आप ख़राब खाना खाओगे तो आपका ब्रेन पर भी इम्पैक्ट आएगा। फिर आता है आपका टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग कि आपको ट्रेडिंग में क्या क्या एस्पेक्ट्स फॉलो करने चाहिए। जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसको फुल डिसिप्लिन से फॉलो करो। ज़्यादा सिस्टम बनाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सिस्टम को धीरे धीरे स्टार्ट करो। उसे पहले छोटे लॉट से, फिर स्केल अप करो क्वांटिटीज़ को। और ट्रेडर बनना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ट्रेडर बन सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट मत करना कि 10 लाख को 10 करोड़ बनाना है। अपने कैपिटल को कंजर्व करके चलो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पैसे को डबल करके 10 टाइम्स करने के चक्कर में वो सब नुकसान कर देते हैं। वो लोग अपने पैसे की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप अपने पैसे की रिस्पेक्ट करोगे तो आप उसको सेव करके रखोगे, उसे ग्रो करोगे। तो अपने पैसे की रिस्पेक्ट करना सीखो और अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करना सीखो। और धीरे धीरे करके कि हर जो चीज़ जब मल्टीप्लाई जब हो रही है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो डिवाइड ही होगी। मल्टीप्लाई करने जाओगे तो डिवाइड होगी, प्लस करने जाओगे तो माइनस ही हो सकता है, वो मैनेज हो जाएगा। प्लस माइनस वाला जो पार्ट है वो मैनेजेबल है। और उसके अलावा डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ट्रेडिंग सिस्टम्स पर बहुत डीपली काम करो। सही है, थैंक यू पीयूष जी, आपने बहुत ही इन डिटेल सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू। और ये वीडियो हमने ना बहुत ही कैजुअल रखा है। मैंने पीयूष जी को बोला भी था कि सर अपन कोई सिस्टम के बारे में बात करेंगे, आप बताइए आपका ट्रेडिंग सिस्टम। तो पीयूष जी ने मेरे को यही बोला कि विजय, ट्रेडिंग सिस्टम तो बहुत लोग बताते हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे बात करके। और जितना मतलब आपके लिए नया था ना ये सुनना, मेरे लिए भी नया था पीयूष जी। एंड मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि आज हमने ये इतना अच्छा वीडियो बनाया है। आई थिंक ऑन अ साइकोलॉजी साइड ये हमारा अब तक का बेस्ट वीडियो रहेगा।
थैंक यू। ये मैं आप लोगों को सबके सामने बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। देखो पीयूष जी आज सैटरडे है, आज छुट्टी वाले दिन हमारे पास आए हैं, हमने इतना एफर्ट लिया है ये वीडियो बनाने के लिए, और अगर ये वीडियो में से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आपके जो भी ट्रेडर फ्रेंड है उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए, सबके पास ये वीडियो भेजिए जो ये गलती करते हैं लोन लेने की, या जो अपने लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बताइए कि ये फेज़ होता है, इसके बाद अपनी लाइफ में अच्छा होगा अगर आप पैशनेटली करो तो। करेक्ट। पूरे वीडियो में ना सर, मतलब पूरे हमारे कन्वर्सेशन में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से नोटिस की कि आप बहुत पैशनेट थे। हाँ, मतलब आपने कहीं पे भी छोड़ा नहीं इसको। छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि यही मुझे ज़िंदगी में सिर्फ यही करना है कि, और मुझे फिर वो जब आपके पास ना और कोई चीज़ ऑप्शन भी नहीं होती है ना, तो भी आपको सिर्फ वो एक जैसे कि अब करके ही आना है। हाँ, तो वो भी था। मुझे तो लगता है कि वही सबसे बेस्ट होता है सर। जब एक इंसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको पता है कि मेरे को यही करना है और जो है इसमें ही है, इसमें ऐसे ही मैनेज करना है। तो अगर आप लोगों को भी ये चीज़ लगी है तो बताइए, और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए सबके लिए ओपन है। आपको जो भी पीयूष जी से बोलना है आप बताइए, सर पढ़ेंगे कमेंट्स, आपको रिप्लाई भी देंगे अगर सर दे सके यस यस डेफिनेटली। एंड आपके कोई भी डाउट्स है आप पीयूष जी के ट्विटर अकाउंट पे जाके उनको क्वेश्चन कर सकते हो। और सर आपका कोई यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल नहीं है सर। Okay, मतलब कि मोस्टली मैं ट्विटर पर एक्टिव हूँ और इंस्टाग्राम पर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सर को ट्विटर पे क्वेश्चन पूछिए और जो भी आपके डाउट्स है आप पूछिए, बट अगेन ऐसे मत पूछना कि मैंने लोन लिया है इसका रीपे कैसे करूं, क्योंकि सर ने अपने कंट्रोल में लोन लिया था। अगर आपने ऑलरेडी बहुत ले लिया है तो अलग बात होगी। बस थैंक यू। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू पीयूष जी, आप हमारे पास आए इसके लिए। थैंक यू।